लेबर लॉ में एक टॉपिक और भी है, जैसे कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रथम निधि का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। यह होता क्या है कि व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 16 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक पृथक निधि संस्थापन की व्यवस्था करती है। कोई भी व्यवसाय संघ जो कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए कार्य कर सकता है तथा ऐसे राजनीतिक कार्य व्यवसाय संघ के प्राथमिक उद्देश्य से असंगत नहीं है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पृथक निधियां फंड जिसको कहते हैं स्थापित कर सकता है। धारा 16 उपबंध करती है कि रजिस्ट्री किया हुआ कोई श्रमिक संघ निधि के लिए पृथक रूप से वसूल किए गए या चुकाए गए चंदों से एक पृथक निधि की स्थापना कर सकता है। इस निधि में से राजनीतिक उद्देश्यों में से किसी के अग्रसर करने का भुगतान किया जा सकता है। राजनीतिक निधि का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। संविधान के अधीन स्थापित विधानसभा या किसी स्थानीय प्राधिकार सत्ता में सदस्य के निर्वाचन पर अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निर्वाचन से पूर्व या उसके दौरान में अथवा उसके पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उम्मीदवार या भावी उम्मीदवार द्वारा किए गए व्यय का भुगतान अथवा ऐसे किसी उम्मीदवार या प्रत्याशित उम्मीदवार के समर्थन में किसी सभा का व्यय तथा उसमें किसी कागज साहित्य का वितरण अथवा ऐसे किसी व्यक्ति का भरण पोषण जो कि संविधान के अधीन संस्थापित किसी विधानसभा या किसी स्थानीय प्राधिकार सत्ता का सदस्य है, या संविधान के अधीन संस्थापित किसी भी विधानसभा या किसी स्थानीय प्राधिकार सत्ता के लिए निर्वाचकों के पंजीयन जिसको रजिस्ट्री कहा जाता है, अथवा किसी उम्मीदवार का चुनाव अथवा किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभाएं करना अथवा किसी प्रकार की राजनीतिक साहित्य या राजनीतिक अभिलेखों का वितरण करना। भारतीय व्यापार संघ अधिनियम की धारा 16(3) आगे उपबंधित करती है कि धारा 16(1) की अधीन संस्थापित निधि में चंदा देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा और उक्त निधि में अंशदान न देने वाले सदस्य को व्यापार संघ के किसी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा और न उक्त निधि में अंशदान न देने के कारण व्यापार संघ के अन्य सदस्यों की उपेक्षा उक्त निधि से नियंत्रण या प्रबंध संबंधी असमर्थता या सुविधा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी असमर्थता या अलाभ के अधीन रखा जाएगा और व्यापार संघ में प्रवेश पाने के लिए यह प्रतिबंध न होगा कि उक्त निधि में अनिवार्य रूप से अंशदान किया जाए। रजिस्ट्रार की शक्तियां पूर्ण रूपेण प्रशासनिक हैं। व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ का चुनाव कराने अथवा अधीक्षण कराने या संचालित करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना इस प्रकार से है, जो कि द पावर्स ऑफ, इसको इंग्लिश में इस तरह भी कहा जा सकता है कि द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार आर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियंस हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड with the power of holding elections, superintendence of elections or conduct of elections of the trade unions. Discuss the appointment and powers of registrar under the Trade Union Act 1926। यह होती क्या है? रजिस्ट्रार की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। श्रमिक संघों को विधिक स्वरूप तभी प्राप्त होता है जब अधिनियम के नियम अनुसार पंजीकरण हो जाता है। पंजीकरण के लिए प्रत्येक राज्य में उचित सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार होते हैं। अधिनियम की धारा 3 इनके नियुक्त संबंधी उपबंधों को बतलाती है। सरकार द्वारा अन्य अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्य रजिस्ट्रार के कार्यों में सहायता देना है और ये प्रधान रजिस्ट्रार के अधीक्षण तथा देखरेख में कार्य करते हैं और उसी का उन पर नियंत्रण होता है। रजिस्ट्रार उन्हें विभिन्न कार्यों को सौंप सकता है। रजिस्ट्रार और उसके सहायकों का क्षेत्राधिकार उनके नियुक्ति के समय ही निश्चित कर दिया जाता है।
जहां अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के अधिकारों का प्रयोग और उसके कर्तव्य का पालन करते हैं, वहां उन्हें रजिस्ट्रार के समकक्ष माना जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि संघ पंजीकृत कार्यालय ऐसे क्षेत्र में पड़ता हो जिसमें उन्हें कार्य संपादित करने पड़ते हों। अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रारों की संख्या कितनी होगी, यह परिस्थितियों एवं समुचित सरकारों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कार्यों के अधिक रहने पर उन्हें नियुक्त करना सरकार के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। रजिस्ट्रार की शक्तियाँ क्या है, द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार यह होती क्या है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है कि रजिस्ट्रार का प्राथमिक कार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र की जांच करना और जिन उद्देश्यों से उस संघ का गठन किया जा रहा है उनका परीक्षण करना, अधिनियम में यथाविहित संविधिक शर्तों को पूरा करने के बाद रजिस्ट्रार संघ के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। ठीक है। सिद्धांत रूप में रजिस्टर को किसी संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति नहीं प्राप्त है, किंतु जहां याचिकादाता ने रजिस्ट्रार से जांच करने का आग्रह करने के द्वारा वह स्वयं उस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अधीन अपने आप को समर्पित कर दिया है, वहां बाद में इस बात की आपत्ति नहीं उठा सकता कि रजिस्ट्रार ने बिना क्षेत्राधिकार के कार्य किया है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रार से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर लेने के बाद यदि परिणाम उसके विरुद्ध जाता है तो वह रजिस्ट्रार का क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। रजिस्ट्रार यदि किसी व्यवसाय संघ के नए पदाधिकारियों के निर्वाचन की वैधता के संबंध में उस उद्देश्य की जांच करता है, व्यवसाय संघ के नए पदाधिकारियों का निर्वाचन की वैधता के संबंध में इस उद्देश्य की जांच करता है कि उसे रजिस्टर में उन पदाधिकारियों का नाम अंकित करना है जिन्हें कि समुचित समय पर अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए कहा जा सकता है, तो ऐसे करने में रजिस्ट्रार पूर्णतः अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा किसी संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन को स्वीकार करना या ना करना केवल इस अधिनियम के अंतर्गत सुविधा के दृष्टि से उसके कार्यालय में अभिलेखों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से वैध होगा, किंतु उसे विधि न्यायालयों में चुनौती दी जा सकेगी। इंडियन स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन AIR 1936 का कैल 57 केस, इसमें यह मामला यह है में रजिस्ट्रार ने संघ को रजिस्ट्रीकृत करने के संबंध में इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र में एक दूसरे संघ के गठन के प्रयास का उल्लेख किया गया था। आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का आदेश होने देने में रजिस्ट्रार ने संघ के सचिव द्वारा बंगाल सरकार को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि उसे दूसरे संघों की साधारण सभा द्वारा सरकार के पास संपर्क करने और इस बात का आग्रह करने का निर्देश दिया गया है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 16 के अधीन अन्य संघ को विधि विरुद्ध घोषित करने की अधिसूचना को वापस ले लिया जाए। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ बनाम तृतीय जिला न्यायाधीश फर्रुखाबाद तथा अन्य 1988 LLJ 332 SC के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णित किया गया कि उच्च न्यायालय रेलवे के जनरल मैनेजर को चुनाव संपन्न कराने के लिए प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं कर सकती। यूनियन के चुनावों का पर्यवेक्षण यह अधिनियम के प्रावधानों के प्रशासन के दायित्व निर्वाह के लिए ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार समुचित अधिकारी है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन गोरखपुर और अन्य बनाम डिप्टी लेबर कमिश्नर डिप्टी रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियंस गोरखपुर एवं अन्य 2003 LLJ 201 इलाहाबाद के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्यवसाय संघ अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार ना हो तो मौलिक अधिकार है ये, और ना कॉमन लॉ अधिकार हैं। व्यवसाय संघ अधिनियम की योजना के अंतर्गत संपन्न चुनावों को व्यवसाय संघ अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, ये तो कानून के खिलाफ नहीं है, परंतु
व्यवसाय संघ अधिनियम की योजना के अंतर्गत संपन्न है। चुनावों को व्यवसाय संघ अधिनियम के किसी भी प्रावधानों को अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती। वह यह स्पष्ट है कि कानून में के अधिनियम के अधीन संपन्न चुनावों में चुनौती देने हेतु किसी भी मशीनरी का प्रावधान नहीं है और रजिस्ट्रार को विरोधी पक्षियों अथवा अन्य लोगों द्वारा कराए गए चुनावों की वैधता का निर्णय करने की अनंत शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता प्राप्त है। रजिस्ट्रार की शक्तियाँ पूर्ण रूपेण प्रशासनिक है। व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ का चुनाव कराने अथवा अधीक्षण करने या संचालित करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। सामूहिक सौदेबाजी से आप क्या समझते हैं? इसके स्वरूप एवं प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग? स्टेट द स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। सामूहिक सौदेबाजी क्या है और इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन इस प्रकार हम कर सकते हैं कि देखिए, सामूहिक सौदेबाजी को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कह सकते हैं और इसकी यही परिभाषा है कि जैसे कि सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य श्रमिक संबंधों को सौजन्यपूर्ण बनाने और श्रमिक और पूंजीपति के बीच सौदेबाजी की शक्ति में समतुल्यता सृजित करने के द्वारा औद्योगिक शांति उत्पन्न करने का है। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति केवल एक अनुकूल राजनीतिक स्वतंत्रता के वातावरण में अस्तित्व में बनी रह सकती है। सेवा संबंधी कोई भी शर्त जैसे मजदूरी, नियोजन में घटे, ग्रेच्युटी, बोनस, भत्ते और इस प्रकार के अन्य विशेषाधिकारों में अन्य के आदि के संबंध में कर्मकारों के निकाय और नियोजकों के बीच पारस्परिक विचार विमर्श और सलाह से सुनिश्चित रूप से सुलझाव हो सकता है। अतएव सामूहिक सौदाकारी यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कर्मकारों की मजदूरियां और नियोजन की शर्तें नियोजक और सामूहिक रूप से कर्मकारों के बीच की सौदेबाजी के आधार पर नियत की जा सकती है, चाहे ऐसे कर्मकारों का सामूहिक प्रतिनिधित्व उनका संघ करे अथवा उनमें से सभी की ओर से कुछ कर्मकार प्रतिनिधित्व करें। सामूहिक सौदेबाजी का स्वरूप व प्रक्रिया, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए, सामूहिक सौदेबाजी के दो पक्षकारों के बीच की विचार चर्चा और मध्यस्थता वार्ता को प्रक्रिया के रूप में माना गया है। विशिष्ट रूप में कहा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रक्रिया के रूप में माना गया है जिसके द्वारा नियोजक का नियोजन गण और कर्मकारों का समुदाय कम करने की शर्तों पर राजी होते हैं। लुडविग टेलर ने सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा किसी अकेले नियोजक या नियोजकों के संगठन और दूसरी ओर एक व्यवसाय संघ के बीच एक करार जो कि नियोजन को नियंत्रित करती है के रूप में दी है। देखिए, और एक चीज़ और भी है कि सामूहिक सौदेबाजी को एक नियोजक या नियोजकों के समुदाय और काम करने वाले लोगों के समुदाय के बीच कार्य की दशाओं के संबंध में एक समझौता वार्ता के रूप में कहा गया है कि यदि यह सौदेबाजी कर्मकार या कर्मकारों के समूह और नियोजक या नियोजकों के वर्ग के बीच की जाती है तो कर्मकारगण की स्थिति कमज़ोर बनी रह सकती है। अतः कर्मकारों के संघों की ओर से नियोजकों के साथ किए गए समझौता वार्ता को सौदेबाजी कहा जा सकता है। व्यवसाय संघ के कर्मकारों को अपनी मांगों को ऐसे कुशल अधिकारियों द्वारा जो कि अपनी रोजी के लिए नियोजक पर आश्रित नहीं होते, दक्ष प्रस्तुतिकरण के साधन उपलब्ध करने में अधिक योगदान करता है। इसके उपरांत भी प्रत्येक संघ के पास अपनी निधियां होती हैं और उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध होते हैं जिनसे कि वे समांतर अन्य कर्मकारों की हित में अन्य फर्मों के कर्मकारों का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी अपनी व्यावहारिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कोई रूप धारण कर लेती है। वार्ता, मध्यस्थता और विवेचन, चाहे स्वैच्छिक हो अथवा अनिवार्य। वार्ता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और नियोजकों द्वारा अपने मतभेदों को आमने सामने बैठकर पारस्परिक बातचीत के द्वारा दूर किया जा
जाता है। पारस्परिक वार्ता में समझबूझ के द्वारा विवादों को सुलझाने में विफलता की स्थिति में व्यवसाय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें एक तीसरे पक्षकार की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। मध्यस्थता यह क्या होता है कि मध्यस्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करता, अपितु विवादग्रस्त पक्षकारों में उचित समझौता कराने में सहायता पहुंचाता है, और ऐसा करने में वह उन पक्षकारों के बीच पारस्परिक वार्ता एवं सौदेबाजी को जारी रखने की प्रेरणा देता है। विवाचन एक प्रक्रिया है। व्यवसाय विवादों को एक तटस्थ तीसरे पक्षकार के माध्यम से सुलझाने की कार्यवाही है। इसके दो स्वरूप हो सकते हैं, या तो विवाद से आबद्ध पक्षकार अपने आप में ही इस बात का सहमत हो जाए कि विवाद को सुलझाने का कार्य एक तीसरे पक्षकार को सौंप दिया जाए। वे पक्षकार विवाचन द्वारा दिए गए पंचाट से बंधे होंगे। दूसरे, विवाद की संविधि के किसी उपबंध के अंतर्गत विवाचक के सुपुर्द कर देने की व्यवस्था की जा सकती है। पहली दशा में वह एक स्वैच्छिक विवाचन होगा, किंतु दूसरी स्थिति में अनिवार्य विवाचन होगा। स्वैच्छिक विवाचन की स्थिति में विवाचक का चुनाव करना पूर्णतः विवाद से आबद्ध पक्षकारों पर निर्भर करता है। इस प्रकार दिए गए पंचाट से दोनों पक्ष बंधे रहेंगे, और ऐसे पंचाट को प्रवर्तन न्यायालयों द्वारा भी किया जा सकता है। सामूहिक सौदेबाजी के लाभ, मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये होती क्या है? सामूहिक सौदेबाजी के निम्नलिखित लाभ हैं। इससे सभी कर्मकारों के लिए सेवा शर्तों में एक रूपता समानता रखना संभव होता है। यह सस्ता तथा सुगम सुरक्षित सेफर उपाय है। यह कलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर है। सामूहिक कार्रवाई करने से खतरा कम, लाभ ज़्यादा होता है, क्योंकि दायित्व व्यक्ति का न रहकर समिष्ट का हो जाता है। यह पक्षकारों में तनाव कम करने में सहायक होता है और शांति की परंपरा कायम होती है। श्री एल.जी. रेनॉल्ड्स इसके प्रबल समर्थक हैं। 2030 20 से 30 साल तक 20 से 30 साल देखिए इसके सफल रहने पर किसी बात की नहीं हो सकती जो पहले नहीं हुई हो और परंपरागत नियमों के बाहर हो, अतः उत्पन्न विवाद शीघ्र समाप्त हो जाता है। इससे औद्योगिक शांति की स्थापना में मदद मिलती है। श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, उनकी समुन्नति होने के साथ ही उनके महत्व और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से संपन्न हुए समझौते पक्षकार के लिए बाध्यकारी होते हैं। सौदेबाजी के विफल होने पर किसी एक का अपमान नहीं होता है, समय की बचत होती है। यह उपाय कर्मकारों के व्यक्तिगत हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कर्मकारों का हित सर्वोपरि होता है। इससे विवादों के समाधान में मदद मिलती है। ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी से हानियाँ, डिमेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी में निम्नलिखित हानियाँ इस प्रकार से हैं। ऐसे श्रमिक जो संघ के सदस्य नहीं होते हैं वे लाभान्वित नहीं हो पाते। सबसे कमज़ोर पहलू है कि सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा पहचान समाप्त हो जाती है। प्रतिनिधियां के अर्हत क्वालिफाइड न रहने की स्थिति में संगठन का विकास अवरुद्ध हो जाता है और निर्णय त्रुटिपूर्ण होता है और उसका कुप्रभाव पड़ेगा। आर्थिक जनतंत्र के लिए सामूहिक सौदेबाजी आवश्यक और उपादेय है। कभी कभी सामूहिक सौदेबाजी के कारोबार प्रतिकूलता प्रभावित होता है, विशेषकर तब जब नियोजक श्रमिकों की तरफ से उठाई गई मांगों को स्वीकार नहीं करता और अपनी शर्तों को मनवाने पर अड़ा रहता है। इसमें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार पंजीकृत संघों को ही होता है, अपंजीकृत संघों को नहीं, भले ही बहुमत में श्रमिक उनके सदस्य हों। कर्मकारों का सामाजिक आर्थिक स्टेटस नियोजक की अपेक्षा निम्न होता है। उन्हें कम मजदूरी मिलती है, इसलिए शोषण की संभावनाएं अधिक होती हैं। नियोजक और श्रमिक प्रतिनिधियों में भिसंधि, मिलीभगत
हो सकती है। कभी कभी देखने में आता है कि संघ के नेता अपना हित साधन अधिक करते हैं और श्रमिकों का कम। सामूहिक सौदेबाजी से प्रतिस्पर्धा होती है। उसके परिणाम स्वरूप कभी कभी दोनों पक्षकारों, नियोजक तथा संघ के पदाधिकारियों के संबंधों में कटुता खटास आ जाती है। इससे रोजगार के अवसरों में कम होने की संभावना रहती है। यदि बिना सोचे समझे दबाव में आकर मजदूरी बढ़ा दी जाती है तो उससे उद्यम रुग्ण हो सकता है। ठीक है, एक प्रश्न और भी बनता है, जैसे कि औद्योगिक संबंधों में उन प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाता है जिनमें माध्यम से ये संबंध व्यक्त होते हैं। भारत में श्रम नीति एवं सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। इसको हम इंग्लिश में यह कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑल्सो इंक्लूड द प्रोसेसेस through which these relationships are expressed. Discuss the collective bargaining process and labor policy in India. यह होती क्या है? औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसे कहते हैं। पुराने समयों में औद्योगिक संबंध श्रमिकों एवं मालिकों के बीच संपन्न होने वाली संविदा पर आधारित होता है। जो संबंध केवल काम चलाऊ हुआ करते थे। एक तरह से मालिक एवं नौकर का संबंध हुआ करता था। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ हायर एंड फायर का उपयोग करना नियोजक अपना विशेषाधिकार समझता था। मनचाहे ढंग से रखना और मनमाने ढंग से श्रमिकों को निकाल देना, कम और अनियमित मजदूरी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना जैसे श्रमिकों की नीयत बन गई थी। उनकी अपनी कोई इच्छा या स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन समय के प्रवाह ने ऐसे संबंधों को इतिहास की बात बना दिया। संविदा स्वतंत्रता का स्थान श्रम कल्याण न लेना प्रारंभ किया। फिर उसका आयाम व्यापक होता गया। स्थिति यह बनी कि औद्योगिक क्रांति, आवागमन के संसाधनों की प्रचुरता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के आव्रजन और प्रव्रजन ने श्रम का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन सा कर दिया। राज्यों और विश्व स्तर पर श्रमिक शक्ति को उद्योग संचालन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व अंग के रूप में मान्य किया गया। श्रम की मांग बढ़ाने न कि घटाने की आवश्यकता है। शोषण से संरक्षण की नई अवधारणा ने जन्म लिया। शोषण से मुक्त करने के संरक्षण के उपाय ढूंढ लिए गए और प्रावधान लागू किए गए। इतना ही नहीं, स्थिति करवट बदली और संविदा का स्थान परिस्थिति ने ले लिया। श्रमिकों को उनकी भाग्य दशा तथा नियोजकों के दयाभाव पर छोड़े रखना लोकहित और राष्ट्रहित में नहीं है, ऐसा समझकर सरकार ने नियोजकों की निरंकुशता, मनमानीपन, श्रम विरोधी अपनाई जाने वाली नीति पर कड़ाई से अंकुश लगाना प्रारंभ किया और श्रमिकों को अकेला व्यष्टि नहीं समष्टि मानकर उन्हें परिस्थितियों को मान्यता दिया। उनके समझ गए उनके शोषण को रोकने तथा उनके क्षेम, कल्याण, स्वास्थ्य, नियत निर्धारित मजदूरी, वेतन का भुगतान, बीमा, बोनस, ग्रेच्युटी, काम के घंटों, साप्ताहिक, राष्ट्रीय और सामाजिक मान्यता प्राप्त पर्वों पर सवेतन अवकाश देने, परिसंकट में उद्योगों में विशेष सावधानी के उपाय करने, महिला श्रमिकों को सवेतन, 12 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा आदि से संबंधित नियम और विधान बनाए और लागू किए गए। सामूहिक सौदेबाजी ने श्रमिक को पिक्चर में लाकर संगठित संघ को मंच पर खड़ा किया। इससे श्रमिकों को एक परिस्थिति प्राप्त हो गई। औद्योगिक विकास संबंध का मूल तत्व, मूल अभिप्राय आधुनिक परिदृश्य में जैसे हम देखते हैं और पाते हैं, नियोजक, प्रबंध, श्रमिक संघों अथवा अपने अपने संगठनों के बीच संबंध है। औद्योगिक संबंध वास्तव में क्या हैं, उन्हें किस रूप में ग्रहण किया जाए, इसके लिए कुछ लेखकों के इस संबंध में व्यक्ति विचारों पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक होगा। प्रो डनलॉप के शब्दों में, औद्योगिक समाज अनिवार्यतः औद्योगिक संबंधों का निर्माण करते हैं जिन्हें श्रमिकों, नियोजकों, प्रबंधकों और सरकार के अंतर संबंधों को एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रो डेल्थोडर के विचार से
रोजगार प्रक्रिया में पुरुषों और महिलाओं के आवश्यक सहयोग के कारण विद्यमान संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र का नाम औद्योगिक संबंध है। रोजगार से संपन्न उत्पन्न अभिलाक्षणिक प्रबंधों और कर्मकारों तथा उनके अपने अपने संगठनों के पारस्परिक संबंध इसी कोटि में आते हैं और उन्हें औद्योगिक संबंध की संज्ञा दी जाती है। समझ गए।